हेलो बच्चों, वार्म वेलकम वंस अगेन ऑन बायोलॉजी वन शॉट। मैं अमृता, आप सभी की बायोलॉजी वाली मैम, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। एंड स्टूडेंट्स, इन द वेरी लास्ट क्लास हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स को समझ लिया था। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है एंड इनके अंदर क्या क्या और फर्दर कैटेगरीज या सब टाइप शामिल होते हैं, ये सारी बातें हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग चार ऐसी चीजें पढ़ने वाले हैं, चार ऐसे एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे ये जानने में कि क्या वाकई में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल का एक साथ होना जरूरी है या नहीं। So we are going to check with the help of experiments whether CO2, chlorophyll, sunlight and water are necessary for photosynthesis or not। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले इसको पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें समझ आनी चाहिए है। क्या बेसिक बातें हमें समझ आनी चाहिए है? पहली चीज तो हम कुछ छोटी सी चीज समझते। देखो, एक तो मैंने कहा था कि प्लांट जो है वो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। ये बात तो आप लोग को ध्यान होगी कि इनऑर्गेनिक था CO2 H2O और उसके हेल्प से प्लांट्स ऑर्गेनिक फूड बना रहे थे, ग्लूकोज। अगर आप लोगों को ये वाली बात ध्यान है कि प्लांट्स जो है वो इनऑर्गेनिक CO2 और H2O की हेल्प से बना रहे थे ऑर्गेनिक फूड और बाई प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स का लिबरेशन भी होता है। ये रिएक्शन सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमने देखी। ठीक है बच्चों, अब जब हम बात करते हैं C6H12 और O6, जो हमने लिखा है ये मॉलिक्यूल C6H12O6, ये C6H12O6 कुछ और नहीं बल्कि ग्लूकोज है। ठीक है बच्चों, और ग्लूकोज को हम एक मोनोमर बोलते हैं, सिंगल शुगर या सिंपल शुगर है ये। लेकिन अगर ढेर सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल साथ में मिलके कंबाइन कर जाए तो हम उसे कॉम्प्लेक्स शुगर बोल सकते हैं। ग्लूकोज राइट नाउ एक कैसा शुगर है? ग्लूकोज राइट नाउ एक सिंगल शुगर है। ठीक है, पर जब मल्टीपल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज यूनाइट्स देन दे कैन फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल which is known as starch। और मैं आपको बता दूं कि स्टार्च के मॉलिक्यूल में 200 से लेके 2000 तक भी ग्लूकोज ज्वाइन हो सकते हैं और 2000 से लेके 2 लाख तक भी ग्लूकोज ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्च के भी 2 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो हम जनरली लिखते हैं 200 से 2 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। ये यूनाइट हो जाए अगर तो स्टार्च कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो गई एक प्रकार से, पॉलीमराइज टू फॉर्म स्टार्च। दिस वाज अ सिंपल और सिंगल शुगर, बट देन दिस विल बी अ कॉम्प्लेक्स शुगर। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई है सभी लोगों को? तो अब सीन क्या है? सीन ये है कि जब प्लांट ने बोला कि मैंने एक ग्लूकोज बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, बहुत सारे बना लिया, तो प्लांट चाहे तो ग्लूकोज का डायरेक्ट इस्तेमाल करे और मजे करे। उसको क्या जरूरत है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को जोड़कर स्टार्च बनाने की और स्टार्च को स्टोर करके रखने की? क्योंकि प्लांट्स कई बार ऐसे एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस करेंगे जिसमें कि हो सकता है कि बारिश नहीं आई तो पानी नहीं है जमीन में, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि सनलाइट ही नहीं आई, बारिश के समय पे सनलाइट नहीं आ रही है, 10 दिन हो गए,
तो प्लांट्स तो भूखे ही रह जाएंगे और उसके कारण से वो डेड भी हो सकते हैं। तो प्लांट्स को हमेशा हमेशा ही एक स्टोरेज रिजर्वायर के फॉर्म में फूड को स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टोर करके रखना पड़ता है। ये स्टार्च को स्टोर अपने लीव्स में भी कर सकते हैं, स्टेम में भी कर सकते हैं कई जगहों पर। कभी कभी ये अपने प्लांट के स्पेशलाइज्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, रूट्स हो गए, मॉडिफाइड रूट्स, मॉडिफाइड स्टेम हो गया, लाइक पटाटो हो गया, स्वीट पटाटो हो गया, कैरेट हो गई, ये सब मॉडिफाइड फॉर्म्स है प्लांट के अंदर स्टेम या रूट के, जो कि स्टार्च को ढेर सारी मात्रा में स्टोर करना जानते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज कंबाइन करके बनाता है स्टार्च। स्टार्च स्टोरेज प्रोडक्ट है प्लांट्स में। हमारे पास भी कोई स्टोरेज प्रोडक्ट होता है क्या? यस और नो? क्या हमारे पास में भी कोई स्टोरेज प्रोडक्ट होता है? तो हम बोलेंगे यस डेफिनेटली, हमारे पास में भी एक स्टोरेज प्रोडक्ट होता है, और वो स्टोरेज प्रोडक्ट कुछ और नहीं बल्कि ग्लूकोज का ही पॉलीमराइज्ड फॉर्म होता है, पर स्टार्च से डिफरेंट होता है। और वो ग्लूकोज का पॉलीमराइज्ड फॉर्म जो है हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज का पॉलीमराइज्ड फॉर्म हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन नाम से जाना जाता है बच्चों। ओके, तो स्टार्च प्लांट स्टोर करते हैं और हम लोग स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को। ठीक है, तो होपफुली ये वाली बात सभी लोगों को अच्छे से क्लियर है, समझ आ गई है। अब हम बात करते हैं कुछ, मैं आपसे एक बात और बताती हूँ। मान लो कि एक प्लांट मैंने लिया, ठीक है, अपन एक प्रॉपरली पॉट वगैरह बना के देख लेते हैं। तो ओके, so we can see that there is a pot. काश की रोटेट हो पाता। इससे बेहतर हम 2D ले लेते हैं, छोड़ो। तो मैंने लिया एक प्लांट पॉट, अरे एक प्लांट पॉट, ठीक है। इस प्लांट पॉट में मैंने ढेर सारी सॉइल डाल दी है बच्चों, ढेर सारी मात्रा में मैंने इसमें सॉइल डाल दी है। ये पूरा सॉइल से भरा हुआ है ये, ठीक है। इसमें एक प्लांट उग रहा है, इसके पास में लीव्स हैं। इस प्लांट को मैंने रखा है सनलाइट के एक्सपोजर में, मैंने इसे रखा है सनलाइट के एक्सपोजर में। ये सनलाइट आ रही है इसके ऊपर, ओके। सनलाइट का एक्सपोजर मिल रहा है प्लांट को, सॉइल है इसके पास में, ये एटमॉस्फेयर में आराम से बैठा हुआ है, यहाँ पर CO2 की कोई कमी नहीं है। प्लांट के पास में सॉइल में मैंने वाटर भी डाला हुआ है ताकि पानी की भी इसको कोई कमी ना हो, और एटमॉस्फेयर है ऑब्वियसली, तो इसके पास में एयर की भी कोई कमी नहीं है। बहुत सारी एयर है इसके आसपास जहाँ पर CO2 प्रेजेंट है, ठीक है। प्लांट CO2 को लेगा, सनलाइट की प्रेजेंस है, क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, वाटर भी प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा और O2 को बाहर लिबरेट कर देगा। इसने यहाँ पर बना लिया होगा ढेर सारा ग्लूकोज, ग्लूकोज फॉर्म्ड, ठीक है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल जैसे कि हम जानते हैं कि सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेंगे बल्कि कंबाइन करके क्या बना लेंगे, स्टार्च, तो स्टार्च फॉर्म्ड। तो एक पौधा जब सनलाइट में प्रेजेंट है और उसके आसपास की सारी कंडीशंस प्रॉपरली चल रही हैं, मतलब उसको पानी भी मिल रहा है, उसको CO2 भी मिल रही है, उसको क्लोरोफिल भी है, उसके पास में ग्रीन है वो प्लांट, सब चीज़ें फुलफिल हो रही है ना, जब तब ये प्लांट इस प्रकार से कुछ हमें नजर आएगा। इस प्लांट में स्टार्च प्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चों। स्टार्च जब भी प्लांट में प्रेजेंट होता है, हम स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आयोडीन नाम के सब्सटेंस की हेल्प लेते हैं, आयोडीन टेस्ट लगाते हैं। तो जब मैंने आयोडीन टेस्ट लगाया तो मैंने चेक किया कि प्लांट जो है हमारा, अगर इसमें स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो ब्लू कलर की हो जाएगी लीफ, जिस पे हम स्टार्च की प्रेजेंस चेक करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इसी प्लांट को मुझे अब
कुछ मार्कर्स देखने हैं कि CO2 की प्रेजेंस में क्या करता है, CO2 के एब्सेंस में क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है कि नहीं, वाटर के एब्सेंस में क्या करता है, सनलाइट के एब्सेंस में क्या करता है, क्लोरोफिल के एब्सेंस में क्या करता है, हम ऐसे चेक करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, इस प्लांट को जिसके पास स्टार्च प्रेजेंट है, मैं इस प्लांट को ले रही हूं और मैं इसको क्या करने वाली हूं, आई विल बी कीपिंग दिस प्लांट इन अ डार्क रूम, और मैं इसको ले जाके रख दूंगी डार्क रूम में। डार्क रूम में रख दूंगी तो क्या हो जाएगा, सनलाइट नहीं होगी, ऑब्वियसली सनलाइट नहीं होगी तो हम जानते हैं कि प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो डार्क रूम में ये प्लांट बन जाएगा एक डिस्चार्ज्ड प्लांट, क्योंकि अब ये डिस्चार्ज्ड इसलिए हो जाएगा, डार्क रूम में एक दिन में डिस्चार्ज नहीं होता है बच्चों, 3 दिन रखेंगे तब जाके इसका सारा स्टार्च खत्म हो जाएगा। मतलब इसका जितना भी स्टोरेज रिजर्वायर था फूड का वो सारा खत्म करना चाहती हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, इस पौधे को उठाया, सनलाइट वनलाइट से दूर कर दिया, एक डार्क रूम में ले जाके रख दिया, तो ये जाके प्लांट वहां पर एक डिस्चार्ज्ड प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डिस्चार्ज प्लांट अब हम आगे इस्तेमाल करेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट्स में। ठीक है, क्या बोला मैंने, हम जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अब पढ़ने वाले हैं उन सब में हम ये डिस्चार्ज्ड प्लांट को यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो व्हेनेवर एनी प्लांट इज केप्ट away from sunlight in a dark room for 3 days, then all the starch of the plant gets consumed by it and the plant becomes a destarched plant. Destarched plant में starch बिल्कुल भी नहीं है। starch कब बनेगा इसमें, जब मैं इस destarched plant को दोबारा से ये सारी चीजें अवेल करा दूं, O2, CO2, CO2, water, sunlight and chlorophyll, CO2, water, sunlight and chlorophyll ये अवेल करा दी जाएंगे, तभी जाके ये वापस से स्टार्च फॉर्म कर पाएगा। ठीक है, तब हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम क्या जानना चाह रहे हैं, वी वांट टू नो वेदर, हम क्या कर रहे हैं अभी, एक्सपेरिमेंट टू चेक वेदर chlorophyll is necessary for photosynthesis or not। हम चेक करना चाहते हैं कि क्या क्लोरोफिल नेसेसरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को कुछ ऐसे प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होगी बच्चों, जिन प्लांट्स के पास में ऐसी लीफ होती हैं जिसमें कि ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों टाइप के पोर्शंस होते हैं। जैसे कि मनी प्लांट हो गया, तो आप इस डायग्राम में देखेंगे तो आपको ये लीफ जो दिख रही है, इस लीफ में आपको क्या दिख रहा है कि लीफ ऐसी है जिसके पास में ग्रीन पोर्शन भी है और नॉन ग्रीन पोर्शन भी लोकेटेड है पेरीफेरी में। ठीक है, तो ऐसे टाइप के लीव्स को हम लोग बोलते हैं वैरीगेटेड लीव्स, वैरीगेटेड लीव्स। ठीक है, वैरीगेटेड लीफ वाले प्लांट, मनी प्लांट हो गया या बहुत सारे और डेकोरेटिव प्लांट्स में अपन देखते हैं कि वैरीगेटेड लीव्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये प्लांट लिया, इसकी लीफ ली मैंने। अब मैंने क्या किया, एक वैरीगेटेड लीफ वाला प्लांट लिया जो कि सनलाइट में प्रेजेंट था, फिर मैंने उस प्लांट को ले जाके डिस्टार्च कर दिया। कैसे करा होगा डिस्टार्च, हमने उसे 3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रख दिया जहां पर सनलाइट की अप्रोच ना हो। ठीक है, अब वो डिस्टार्च प्लांट के साथ में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो मैंने एक प्लांट लिया, उसको डिस्टार्च कर दिया था, उसमें पहले से प्रेजेंट कोई भी स्टार्च नहीं था। अब मैंने उस प्लांट को वापस से रखा सनलाइट में, सनलाइट में रखा तो उसके पास में सनलाइट आई होगी, वाटर उसके पास में था, CO2 एटमॉस्फेयर से लेके उसने पहली बार को स्टार्च बनाया होगा। करेक्ट बात है, 3 दिन से स्टार्च नहीं था, आज तो उसने ग्लूकोज बनाया होगा, आज उसने स्टार्च बनाया होगा। ठीक है, तो मैंने अब ऐसे प्लांट को जिसको मैंने डिस्टार्च कर रखा था, मैंने उसको वापस से सनलाइट में रखा, सनलाइट में उसको मैंने कुछ 6-7 घंटे के लिए छोड़ा और मैंने उसकी एक लीफ तोड़ ली। वो लीफ को तोड़ लिया मैंने, वो लीफ मेरी है। ठीक है, इस लीफ में मुझे दिख रहा है ग्रीन पार्ट भी, मुझे दिख रहा है नॉन ग्रीन पार्ट भी। ठीक है, ये लीफ हमारी वैरीगेटेड लीफ है जिसमें कि ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों पार्ट है।
अब मैं क्या करना चाहती हूँ, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ बच्चों, देखो जब मैंने एक ऐसी लीफ ली है जिसके पास में कि ग्रीन और नॉन ग्रीन दोनों पार्ट्स हैं, जब भी हम चाहते हैं कि हम हमारे लीफ में से क्लोरोफिल को कंप्लीटली डिसॉल्व कर दें, हम क्लोरोफिल को कंप्लीटली डिसॉल्व कर दें, तो उसके लिए हमको इस लीफ को रखना पड़ता है एक बीकर में, ठीक है। तो हम इस लीफ को एक बीकर में प्लेस करने वाले हैं। इस बीकर में मैंने लिया है ढेर सारा इथेनॉल या कोई भी मिथाइलेटेड स्पिरिट लिया है। इथेनॉल में क्लोरोफिल सोल्यूबलाइज डिसॉल्व हो जाता है गरम करने पे, लेकिन जब मैं इथेनॉल को डायरेक्टली गरम करूंगी तब क्या हो सकता है, वो फ्लेम पकड़ सकता है, क्योंकि वो हाईली फ्लेमेबल होता है और आग भी लग सकती है एक्सपेरिमेंट करते समय। तो हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस इथेनॉल कंटेनिंग बीकर को एक और बीकर में रखेंगे, जिस बीकर में मैंने ले रखा होगा वाटर, और मैं वाटर को गर्म करूंगी और वाटर की हीट इस इथेनॉल को गर्म करेगी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली फ्लेम पे नहीं रखा मैंने इसको। और इसके बाद में ये लीफ जो इसमें प्रेजेंट है, इसका पूरा क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाएगा इसमें। क्लोरोफिल आयोडीन टेस्ट के साथ में इंटरफेरेंस कर सकता है, इसलिए जब भी हम आयोडीन टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके पहले हमको सारा का सारा क्लोरोफिल उस लीफ का हटा देना चाहिए, तब जाके ही आयोडीन टेस्ट प्रॉपर तरीके से आ पाता है, ठीक है। तो ये फ्लेम मिल रही है, इसको फ्लेम पानी को मिल रही है। ये जो हमारा बीकर है ये वाटर कंटेनिंग बीकर है, और ये जो बीकर हमारा है ये इथेनॉल कंटेनिंग बीकर है। और इस इथेनॉल कंटेनिंग बीकर के अंदर हमारी वैरीगेटेड लीफ पड़ी हुई है। थोड़ी देर तक ये लीफ ऐसे रहेगी ना बच्चों, तो उसके बाद में क्या होगा, सारा का सारा क्लोरोफिल जो है इस लीफ का ये डिसॉल्व हो जाएगा इथेनॉल के अंदर। हमारा इथेनॉल ग्रीन ग्रीन दिखना चालू हो जाएगा और हमारी जो लीफ है ना वो दिखना चालू हो जाएगी वाइट वाइट, क्योंकि सारा का सारा क्लोरोफिल उसका डिसॉल्व हो गया। लेकिन अब तो ये पूरी की पूरी लीफ क्या हो गई है, पूरी की पूरी लीफ हमने क्लोरोफिल रिमूव करके हटा दिया सारा क्लोरोफिल इसमें से, तो लीफ ऐसी हो गई, डीकलराइज लीफ हो गई। ये देख रही है, ये लीफ हमारी कैसी हो गई, डीकलराइज लीफ हो गई। अब मैंने इस डीकलराइज लीफ में आयोडीन डाला, आयोडीन के ड्रॉप्स डाले, ये देखो आपको दिख रहा है आयोडीन का ड्रॉप्स। जब मैंने इस पूरी पत्ती पे आयोडीन डाला तो क्लोरोफिल हटने के बावजूद भी आयोडीन का जो टेस्ट पॉजिटिव आया वो उसी सेंट्रल पोर्शन में आया जहां पर कि कभी ना कभी क्लोरोफिल प्रेजेंट था, जहां पर ग्रीन पोर्शन था, और नॉन ग्रीन पोर्शन जो था वहां पर आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, उधर कोई ब्लू ब्लैक कलरेशन ऑब्जर्व नहीं हुआ, जो कि ये इंडिकेट करता है कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस जहां पर थी उसी एरिया में स्टार्च का सिंथेसिस पॉसिबल हो पा रहा था प्लांट में, और क्लोरोफिल जहां नहीं प्रेजेंट है वहां पर स्टार्च नहीं बनता है, ठीक है। विच इंडिकेट्स हाउ इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल इज फॉर synthesis of food inside the plants, inside the living plants and performing photoautotrophism, ठीक है। तो कैसे किया हमने इसको चेक, जो हमने एक्सपेरिमेंट लिखा था यहाँ पर याद करिए, ये एक्सपेरिमेंट टू चेक वेदर क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस और नॉट। हाउ डिड वी डिड दैट, हम इसका अगर एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझे तो वी विल बी डूइंग व्हाट, टेक variegated leaf potted plant, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, इसके स्टेप्स लिख दे रही हूं मैं, ठीक है। मनी प्लांट, कीप प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days, ताकि हम इसे क्या कर पाए, डिस्टार्च कर पाए। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट
ऑन 4th डे। आफ्टर सम आवर्स, कुछ घंटों के बाद में, प्लक अ वैरीगेटेड लीफ, क्योंकि हम ऐसा मान रहे हैं कि अब इसमें स्टार्च का सिंथेसिस हो गया होगा। वैरीगेटेड लीफ में शायद से ये भी आना चाहिए, हमने लिखा नहीं थी देर से, ये वैरीगेटेड लीफ, ठीक है। अब इसके बाद में प्लग कर लिया अपन ने। नाउ प्लेस द लीफ इन इथेनॉल containing beaker, ठीक है। Place this beaker in water containing large beaker and provide फ्लेम। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, जो भी क्लोरोफिल उस लीफ में प्रेजेंट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। लीफ बिकम्स डीकलराइज्ड, सारा का सारा क्लोरोफिल जो है वो उससे रिमूव हो गया है, ठीक है। ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है इसमें अभी तक सिर्फ क्लोरोफिल रिमूवल तक की ही बात करी है। अभी और अपन लिखते हैं इसके बारे में, देखो। तो अब क्या होगा फिर, नाउ ये जो लीफ हमारी डीकलराइज हो गई है, अब क्या होगा, पुट ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन डीकलराइज लीफ। ऐसा करेंगे तो द सेंट्रल पोर्शन becomes blue black, ठीक है। क्या इंडिकेट कर रहा है ये, gives positive test for iodine, ठीक है। तो ये पूरा जो एक्सपेरिमेंट अपन ने पढ़ा है, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये मालूम पड़ता है कि ओनली द ग्रीन पोर्शन was able to give the blue black coloration. It was positive for iodine since वहीं पर स्टार्च प्रेजेंट था, ठीक है। और आयोडीन के लिए ब्रैकेट में लिखते हैं स्टार्च प्रेजेंट। बच्चों प्रेजेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये प्रेजेंट, ठीक है। ओके, सो दिस इज डन। ये एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आया कि कैसे वैरीगेटेड लीफ में क्लोरोफिल नहीं होता है, वहाँ पर ब्लू ब्लैक कलरेशन नहीं आता है, और जहाँ पर क्लोरोफिल होता है वहाँ पर ही ब्लू ब्लैक कलरेशन आता है। भले ही हमने उसको पूरा का पूरा डीकलराइज भी कर दिया तो भी स्टार्च तो अभी भी प्रेजेंट है ना वहाँ पर, क्लोरोफिल नहीं है तो क्या हुआ। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं CO2 की प्रेजेंस के रिस्पेक्ट में। सेकेंड चीज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट टू प्रूव हाउ CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट्स टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। उसके पहले अपन ये बात करते हैं कि हाउ डू दी प्लांट्स ऑब्टेन CO2 एंड फ्रॉम विच पोर्शन ऑफ द लीफ प्लांट्स विल बी गेटिंग CO2 इनसाइड, ठीक है। सो हाउ CO2 रीचेस इनसाइड प्लांट्स, ठीक है। इसका आंसर है विथ द हेल्प ऑफ स्टोमाटा। स्टोमाटा हमने देखा था लोअर एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होता है स्टोमाटा। ये स्टोमाटा का डायग्राम देखते हैं, सिर्फ स्टोमाटा का डायग्राम। तो बच्चों जैसे डे लाइट आती है, दिन का समय जब होता है, डे लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, ये स्टोमाटा है पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो इनरमोस्ट स्टोमाटा का अपर्चर है ये वाला, इसको सराउंड करते हुए है गार्ड सेल्स नाम के दो सेल्स। ये एक गार्ड सेल है, ये दूसरा गार्ड सेल है, और उसको भी सराउंड करने वाले कई सारे सब्सिडियरी सेल्स होते हैं जो कि सिर्फ सपोर्टिंग सेल्स हैं।
सब्सिडियरी सेल्स आर ओनली सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। जो कि सिर्फ सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये है स्टोमेटा ओपन स्टेज में। ये ओपन कब हुआ? सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ, और सनलाइट जब नहीं होती है, डार्कनेस आ गई, अंधेरा आ गया, तो स्टोमेटा ऐसे क्लोज हो जाता है। इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग के मैकेनिज्म को समझने के लिए हम इस डायग्राम की हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने डायग्राम सिंपल सा लिया है। तो क्या होता है कि स्टोमेटा ओपन हो गया, क्या होता है कि स्टोमेटल अपर्चर ओपन हो गया, उसको समझते हैं। तो जैसे ही मान लो बच्चों दिन हुआ तो सनलाइट आएगी, तो सनलाइट आएगी जैसे ही तो वो प्लांट्स के ऊपर गिरेगी, फॉल्स ऑन लीफ। जब प्लांट्स के लीफ पे सनलाइट गिरती है तब क्या होता है कि ये स्टोमेटा के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस? ये जो गार्ड सेल्स दिख रहे हैं आपको, ये गार्ड सेल्स जो हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। दिख रहे हैं आपको सभी को क्लोरोप्लास्ट? ये गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल्स सेंस करता है सनलाइट को, कि लाइट आ गई है, सनलाइट आ गई है, ठीक है। जैसे ही क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल्स सेंस करता है कि सनलाइट आ गई है, वैसे ही वो कुछ आयन चैनल्स को ओपन करवा देता है गार्ड सेल के अंदर। सब्सिडियरी सेल्स से पोटेशियम की एंट्री करवाना चालू कर देता है वो गार्ड सेल्स में, गार्ड सेल्स के वैक्यूल में। तो ये गार्ड सेल्स हैं और ये साइड में सब्सिडियरी सेल्स हैं। तो क्या हो रहा है कि बाहर से अंदर की तरफ पोटेशियम आयंस आना चालू होते हैं, पोटेशियम आयंस, ठीक है। सो दिस कॉजेस इनफ्लक्स, मतलब अंदर आना, इनफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयंस इनटू गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयंस आना चालू हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयंस आना चालू हो जाते हैं, वैसे ही जैसे ही गार्ड सेल्स में पोटेशियम आयंस आना चालू हो जाते हैं, उसी के साथ साथ में क्योंकि पोटेशियम जा रहा है तो इधर मतलब आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। और जब भी किधर भी आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, हम सब जानते हैं कि वाटर उस जगह पर मूव करना चालू कर देता है ऑस्मोटिकली। तो इसके कारण से वाटर भी बाहर से मूव होके अंदर आ रहा है, मूव्स इन, और ये वाटर मूव होके अंदर आ रहा है। तो ऐसा होने से गार्ड सेल्स स्वेल अप हो रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, सनलाइट जैसे ही लीव से फॉल हो रही है, वैसे गार्ड सेल्स में प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट सेंस कर पा रहे हैं सनलाइट को और पोटेशियम आयंस को इन्फ्लक्स करवा रहे हैं गार्ड सेल्स में। पोटेशियम आयन के आने के कारण से वाटर की भी एंट्री चालू हो जाती है हमारे गार्ड सेल में। तो जो आपका गार्ड सेल है वैसे स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है। फूल जाएगा तो क्या होगा, वो दूर दूर चले जाएगा एक दूसरे से। तो ये स्टोमेटा जो है ये ओपन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो गार्ड सेल्स के स्वेलअप होने के कारण से, टर्जिड होने के कारण से स्टोमेटल अपर्चर ओपन हो जाता है, ठीक है। तो वाटर ऑल्सो एंटर्स इनसाइड, ठीक है। तो इसके कारण से फाइनली क्या हो रहा है, गार्ड सेल्स स्वेल हो रहे हैं एंड फाइनली इसके कारण से स्टोमेटल अपर्चर ओपन हो जाता है, स्टोमेटा ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म है बच्चों स्टोमेटा के ओपन होने का, कि स्टोमेटा ओपन होता क्यों है। वो ये सब रिएक्शंस के कारण से ओपन होता है। ये सब रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस के कारण से हो रही है। तो सनलाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट है गार्ड सेल्स के ओपनिंग, गार्ड सेल्स के स्वेलिंग और स्टोमेटा के ओपनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो। अच्छा, दूसरी केस, जब स्टोमेटा क्लोज्ड है तो कब क्लोज होगा, तो हम बोलते हैं रात में क्लोज हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय पे सनलाइट नहीं आ रही है। तो सनलाइट नहीं आ रही है तो पोटेशियम जो कि अंदर आ रहा था अब वो अंदर नहीं आ पाएगा, इंस्टेड पोटेशियम बाहर जाना चालू हो जाएगा बच्चों। पोटेशियम गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल्स की तरफ जाएगा। जैसे ही पोटेशियम गार्ड सेल से सब्सिडियरी सेल की तरफ जाएगा तो पानी भी इस तरफ भागेगा, तो पानी भी वापस से इस तरफ बाहर की साइड भागना चालू हो जाएगा। बाहर की साइड पानी भागना चालू हो जाएगा तो ये गार्ड सेल जो कि स्वॉलन थे अभी वापस से श्रिंक हो जाएंगे। स्वॉलन थे, फ्लैसिड हो जाएंगे, स्वॉलन थे, फ्लैसिड हो जाएंगे। फ्लैसिड हो जाएंगे तो स्टोमेटल अपर्चर वापस से क्लोज हो जाएगा।
तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है ड्यूरिंग नाइट टाइम, ड्यूरिंग नाइट और इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो होपफुली ये स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग आपको समझ में आई है। तो जब स्टोमेटा ओपन रहेगा तो ऑटोमेटिकली बाहर की CO2 इसमें आ सकती है आराम से, तो CO2 अंदर आएगी, बाहर से अंदर आ रही है, ठीक है, और O2 अंदर से बाहर जाएगी, वाटर अंदर से बाहर जा सकता है, इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन हो सकता है। तो ये स्टोमेटा जब ओपन है तो CO2 इसके अंदर आएगी, O2 यहाँ से बाहर जाएगी और H2O भी यहाँ से बाहर जाएगा। लेकिन स्टोमेटा जब क्लोज है तो कोई भी गैस का लॉस यहाँ से नहीं होगा, ना CO2 का, ना H2O का, ना वाटर का, कोई भी एक्सचेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो दिस विल बी हैपनिंग, सो होपफुली दिस इज क्लियर। How CO2 reaches inside the plants? So we can say when there is a daytime in the presence of sunlight, stomata opens, CO2 enters through the stomatal aperture inside the plants, while O2 and water leaves from the plants via stomatal aperture to the outside. ठीक है, ओके। अब मैंने कहा CO2 इतनी बात कर रहे हैं, CO2 की जरूरत क्या है, ठीक है, क्या वाकई में CO2 रिक्वायर्ड है भी कि नहीं? तो हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंट टू चेक वेदर CO2, experiment to check whether CO2 is necessary for photosynthesis or not। क्या CO2 नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए या नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट अब हम चेक करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है और ये कई बार क्वेश्चंस में आता है, स्पेशली जब तुम्हारे ओलंपियाड लेवल की एग्जामिनेशन है या NTSC हो गया, NSCJS हो गया, NSEB हो गया, वहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट्स ज़रूर पूछे जाते हैं, ज़रूर। CBSE बोर्ड में भी आता है ये, इस पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और केस बेस्ड भी आते हैं, 2 मार्क्स 3 मार्क्स भी सब आता है इस पे। ठीक है, तो अब देखते हैं अपन CO2 के बारे में। तो मैं आप लोगों को पहले तो कुछ बताती हूँ बच्चों। CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जब इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा देते हैं तो एक कंपाउंड बनता है, इसको हम बोलते हैं K2CO3। ठीक है, और K2CO3 बन जाता है जब, तब H2O अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। तो CO2 KOH नाम के कंपाउंड के आसपास जब भी होगा तो वो रिएक्ट करके K2CO3 बनाएगा। ये एक रिएक्शन है और ऐसा जनरली होता है। अब मुझे CO2 की प्रेजेंस या एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस होता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए KOH नाम की कंपाउंड की हेल्प लगी। कैसे लगी? देखो, मैंने क्या किया, एक प्लांट लिया जो कि पॉटेड प्लांट है, ये रहा, ये प्लांट भी पॉटेड प्लांट है। इन दोनों प्लांट्स को हमने क्या कर दिया, डिस्टार्च कर दिया। 3-3 दिन तक हमने इसको रख दिया है, कहाँ पर? अंधेरे में। हम डिस्टार्च क्यों कर रहे हैं? ताकि हम आज हमारे प्लांट ने CO2 के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस करा कि नहीं, ये चेक करना चाहते हैं। तो पहले का स्टार्च होगा तो वो स्टार्च पॉजिटिव टेस्ट दे देगा, तो हम चाहते हैं कि हमारा प्लांट कंप्लीटली डिस्टार्च हो। और जब मैं नई टर्म्स एंड कंडीशंस में उसको देख रही हूँ कि क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाता है कि नहीं, तब मुझे सही जानकारी मिल पाए। पुराना मालूम पड़ेगा, स्टार्च टेस्ट दे दिया पॉजिटिव, तो हमें कभी मालूम ही नहीं पड़ेगा कि CO2 जरूरी है कि नहीं, वाटर जरूरी है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने एक पॉटेड प्लांट लिया, इसको डिस्टार्च कर दिया, 3 दिन तक डिस्टार्च रखा। फिर अब मैंने इसको रखा वापस से एक दिन सनलाइट में 7 से 8 घंटे के लिए। लेकिन अभी सनलाइट में डायरेक्टली रखा नहीं है, सनलाइट में रखते से ही मैंने एक प्लांट जो है इस पॉटेड प्लांट में पानी डाल दिया। ठीक है, और मैंने उसके जस्ट पास में एक पेट्री डिश रखी, एक कटोरी जैसा, और पेट्री डिश रख के मैंने इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया बच्चों, KOH। ऐसा करने के बाद में मैंने एक कांच का जार लिया, उस कांच के जार को मैं बेल जार बोलती हूँ। ये जार दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बेल जार। ये बेल जार लिया और इस बेल जार के नीचे की साइड पर रिम जो होती है
उस पर मैंने लगा दिया वैसलीन। वैसलीन क्यों लगा रही हूँ मैं? ताकि मैं जब इसको बेल जार को रखूँगी नीचे ऐसे प्लांट के ऊपर टिका के टक करके, ये प्लांट है मान लो, यहाँ पे बेल जार रखा है, तो नीचे की तरफ वैसलीन होने के कारण से नीचे जरा भी जगह नहीं बचे कि एयर अंदर आ सके। हमको बिल्कुल CO2 जो अंदर ट्रैप है उसी CO2 के बलबूते पे काम कर पा रहे कि नहीं, ये चेक करना है, ठीक है, अभी टेम्पररी। अब मैंने इसको बेल जार से कवर कर दिया, KOH रख दिया, CO2 जितना भी एटमॉस्फेयर में होगा अंदर, ये सारा का सारा CO2 KOH की प्रेजेंस में आके K2CO3 बना देगा अंदर अंदर ही। तो मेरे प्लांट के लिए CO2 अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारे A वाला केस है, यहाँ पर जब मैं प्लांट की लीव्स को फाइनली स्टार्च के लिए टेस्ट करूंगी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होने के बाद में 8-10 घंटे के बाद में, तो इफ टेस्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये नेगेटिव टेस्ट शो करेंगे, मतलब नो ब्लू ब्लैक कलरेशन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ का जो भी CO2 था ना बच्चों, वो तो KOH के साथ रिएक्ट करके K2CO3 बना दिया। CO2 प्लांट को मिला ही नहीं और इस कारण से प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करा ही नहीं, भले ही सनलाइट की अवेलेबिलिटी है, सनलाइट तो पेनिट्रेट कर जाती है ना अंदर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, भले ही सनलाइट की अवेलेबिलिटी है, भले ही मैंने वाटर दे रखा था, लेकिन क्योंकि CO2 अब इसके पास में है नहीं तो ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाएगा और इसलिए ये नेगेटिव टेस्ट शो करेगा। ये A वाले पॉट के साथ ऐसा होगा, जिससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि CO2 कितनी ज़रूरी है प्लांट्स के लिए। इसके लिए रेफरेंस में अपन ने B में क्या किया, कोई पेट्री डिश नहीं रखी, कोई KOH नहीं रखा, लेकिन इसको भी मैंने बेल जार में कवर किया। यहाँ पर भी मैंने वैसलीन लगाया ताकि ये पूरा सील हो जाए असेंबली। यहाँ पर भी मैंने सनलाइट का सोर्स उसको दिया ताकि ये सनलाइट भी इसके हद तक आ सके। यहाँ पर भी मैंने पानी डाल के रखा था, एकदम सेम बात थी, लेकिन सिर्फ KOH नहीं रखा था। तो इस CO2 जो इसमें ट्रैप्ड है अभी अंदर एनवायरनमेंट में, इस CO2 के बलबूते पे इसने क्या कर लिया होगा, फोटोसिंथेसिस कर लिया होगा, O2 को ये रिलीज करेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। और क्योंकि स्टार्च फॉर्म हो पा रहा है, ये लीव्स जब मैं लूंगी, इफ टेस्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये ब्लू ब्लैक हो जाएंगी। इसका मतलब कि पॉजिटिव टेस्ट देगी, ठीक है। क्या ये समझ में आया सभी को? तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट टू चेक CO2 कितना रिक्वायर्ड है, CO2 कितना एसेंशियल है। तो अभी आपको पता चला कि CO2 भी बहुत एसेंशियल है, और CO2 अगर हमने CO2 के साथ रिएक्ट करने वाला कोई मॉलिक्यूल रख दिया था वहाँ पे, तो CO2 फ्री नहीं था, तो प्लांट उसका यूज़ नहीं कर पाया और स्टार्च भी नहीं बना पाया, ग्लूकोज नहीं बना पाया, खाना नहीं बना पाया बेसिकली, ठीक है। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट, जो लास्ट एक्सपेरिमेंट अपन करते हैं, वो है एक्सपेरिमेंट टू चेक। वाटर के लिए करते नहीं है जनरली एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आप खुद ही देखो, जब अपन कोई भी पौधे को पानी देना बंद कर दें तो पौधा अपने आप सूख जाता है और मर जाता है ना। मतलब कि पानी ज़रूरी है प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के लिए, हमें मालूम है बचपन से, तो उसको कोई एक्सपेरिमेंटली चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हम थोड़े मेजर चीज़ें देख रहे हैं सिर्फ। तो एक्सपेरिमेंट टू चेक वेदर sunlight is necessary or not. For photosynthesis or not, ठीक है। सनलाइट नेसेसरी है कि नहीं फोटोसिंथेसिस के लिए, ये चेक करना चाहते हैं अभी तक अपन ने। क्या क्लोरोफिल जरूरी है कि नहीं, CO2 जरूरी है कि नहीं, वाटर का हमें मालूम ही है। अब देखते हैं कि हमारे पास सनलाइट की ज़रूरत है कि नहीं। तो क्या करेंगे, देखो, तो मैंने एक प्लांट लिया, उस प्लांट को मैंने डिस्टार्च कर दिया पहले, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उस प्लांट को वापस उठा के लाई, लेकिन मैंने अभी क्या करा, उसको धूप में लाने के पहले ही उसकी एक लीफ ली और उस लीफ के ऊपर मैंने बीच में पत्ती के ऊपर ऐसे ब्लैक स्ट्रिप चिपका दी, पत्ती के बीचों बीच। देखो यहाँ दिख रहा है,
या ब्लैक स्ट्रिप चिपका दो या एल्यूमिनियम स्ट्रिप चिपका दो, आप कुछ भी कर सकते हो। ये एक लीफ लिया, इस लीफ के बीचों बीच मैंने यहाँ पर एक ऐसी एल्यूमिनियम स्ट्रिप चिपका दी जो कि पीछे के साइड से भी चिपकाई है, मतलब समझ आ रहा है, पूरा कवर होना चाहिए पीछे से भी, मतलब लीफ के आगे की तरफ तो है ही स्ट्रिप, पीछे की तरफ भी होना चाहिए दोनों साइड से, ताकि उतने हिस्से पे जरा भी सनलाइट नहीं पड़नी चाहिए। ऐसे करके हमने एक एल्यूमिनियम स्ट्रिप चिपका दी और अब मैं इसको धूप में लाके रख दूंगी, पौधे को रख दिया मैंने। इतने पार्ट पे सनलाइट पड़ रही है, इतने पे 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 पड़ तो रही है, लेकिन यहाँ पर लीफ एक्सपोज्ड नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इतने हिस्से पे नहीं पड़ रही है, ठीक है। तो नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, लीफ इज नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, ठीक है। एल्यूमिनियम फॉइल इज एक्सपोज टू सनलाइट हियर, है ना। अब क्या देखते हैं, ये हमने किया। ऐसे करने के बाद मैंने थोड़े घंटे तक रख दिया इसको, 7-8 घंटे तक, ठीक है। दिन भर हमारे प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया होगा, यहाँ स्टार्च बना होगा, यहाँ स्टार्च बना होगा, यहाँ स्टार्च बना होगा, लेकिन यहाँ बना है कि नहीं ये देखना चाहते हैं। तो अब मैंने इस लीफ को तोड़ दिया, यहाँ से इस लीफ को एक्साइज कर दिया, तोड़ दिया, और अब ये एल्यूमिनियम स्ट्रिप रिमूव कर दी। रिमूव करने के बाद में मैंने इस लीफ को केयरफुली, एल्यूमिनियम स्ट्रिप रिमूव करने के बाद में इसे फिर से इथेनॉल में रखा और एक वाटर फिल्ड बीकर में रखा। हमेशा हम क्लोरोफिल रिमूव करेंगे, ठीक है। और मैंने इस लीफ को डीकलराइज कर लिया। अब इस डीकलराइज लीफ को कैसे डीकलराइज किया, आपको बी वाला यहाँ पर दिख ही रहा है, मैंने क्यों बनाया इधर, ये रहा। ये हमने अल्कोहल में लिया, वाटर में लिया, हीट अप किया, डीकलराइज हमारी लीफ हो गई। डीकलराइज लीफ हमारी ये रही। अब मैं इसको आयोडीन के लिए टेस्ट करूंगी, तो मैंने इस पर आयोडीन डाला। तो जैसे मैं आयोडीन डाल रही हूँ तो मैं क्या देखती हूँ, आश्चर्य की बात है कि जितने हिस्से में मैंने स्ट्रिप चिपकाई थी, जितने हिस्से में मैंने स्ट्रिप चिपकाई थी वहाँ पे आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, और जितने हिस्से पे स्ट्रिप नहीं चिपकाई थी वहाँ पे आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो कितना अमेजिंग बात है कि थोड़ी देर भी सनलाइट नहीं मिली तो इस हिस्से ने स्टार्च ही नहीं बनाया, ठीक है, क्योंकि स्टार्च बना ही नहीं सकता वो बिना सनलाइट के। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। क्या क्या हमने बात समझी है, आपको सबको समझ में आ गई है। ये वाला मैंने दिखाया, देखो अभी एक्सपेरिमेंट। ब्लैक पेपर भी लगा सकते हैं आप चाहें तो, और आप लगा सकते हैं एल्यूमिनियम स्ट्रिप, ठीक है। इसको इथेनॉल में बॉईल कर देंगे, फिर डीकलराइज लीफ देखेंगे, आयोडीन का टेस्ट लगाएंगे तो देखेंगे यहाँ पर ब्लू ब्लैक आ गया, यहाँ पर ब्लू ब्लैक आ गया, पर यहाँ पर जो है वो कलर चेंज नहीं करते, ठीक है ना। आयोडीन टेस्ट नेगेटिव दे देता है इधर बीच वाले हिस्से में। दिस इज ऑल। अच्छा, अब बात आती है कि क्या प्लांट्स को सिर्फ CO2, सिर्फ H2O, सिर्फ सनलाइट और सिर्फ क्लोरोफिल ही चाहिए है? ऐसा नहीं है। प्लांट्स को कई सारे और भी मिनरल्स चाहिए होते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए। जब वो खाना बना रहे होते हैं तब उन्हें कई बार नाइट्रोजन भी चाहिए होती है, फॉस्फोरस भी चाहिए होता है, पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इवन आयरन। ये सारी के सारी रिक्वायरमेंट्स जो है प्लांट्स की, ये फुलफिल होती हैं कई बार फर्टिलाइजर्स के द्वारा, ठीक है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी हो सकते हैं हमस के द्वारा, और ऑटोमेटिकली सॉइल में भी पाए जाते हैं ये। तो इस तरीके से प्लांट्स इन सब मिनरल्स को लेते हैं और फिर फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो दैट मीन्स मेन रिक्वायरमेंट्स तो CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल है, पर साइड रिक्वायरमेंट्स बाकी मिनरल्स की भी है प्लांट्स को टू फंक्शन प्रॉपरली। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। इतना ही है। सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स आप लोगों को होपफुली समझ में आ गए होंगे, और ये भी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारा जो प्लांट है वो फूड सिंथेसाइज करता है इन चारों के प्रेजेंस में ही। डी स्टार्च प्लांट क्या होता है, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है पूरा लेक्चर तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे लिख के आप डी स्टार्च प्लांट से क्या मतलब समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का पोर्शन कंटिन्यू करेंगे, न्यूट्रिशन के आगे का हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। So in the very next class, we will be starting with heterotrophic mode of nutrition. Stay tuned. Do not forget to like, share and subscribe this channel. Thank you so much for watching.